सोचिए, हम जो कुछ भी जानते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, इतिहास हो या फिर खुद अपने बारे में ही क्यों ना हो, उस जानकारी की बुनियाद क्या है? आज हम इसी एक बड़े सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं। ये बात सदियों पहले महान दार्शनिक अरस्तू ने कही थी। और देखिए, ये जानने की जो इच्छा है ना, यही तो हमें इंसान बनाती है। यही वो चीज़ है जो हमें खोज करने, सवाल पूछने और चीज़ों को समझने के लिए उकसाती है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर है नहीं। क्या किसी चीज पर बस यकीन कर लेना ही जानना होता है, या कहानी कुछ और है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में एक पूरी की पूरी ब्रांच बनी हुई है। ये हमें ज्ञान की असली प्रकृति को समझने में मदद करती है। तो ये जो ज्ञानमीमांसा है, या जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, ये असल में फिलोसोफर्स का एक टूल किट है। इसी से वो ज्ञान के पूरे कॉन्सेप्ट को खोल कर देखते हैं। मतलब सवाल पूछते हैं कि भाई ज्ञान आखिर है क्या, ये हमें मिलता कैसे है, और सबसे जरूरी, सच और झूठ के बीच की लकीर कैसे खींची जाए। देखिए, ज्ञान कई तरह का हो सकता है, जैसे ये जानना कि साइकिल कैसे चलाते हैं। लेकिन फिलोसोफर्स का मेन फोकस उस ज्ञान पर होता है जिसे हम वाक्यों में बता सकते हैं। जैसे ये जानना कि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसे ही प्रस्तावात्मक ज्ञान कहते हैं। और आज हमारी सारी बात इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ठीक है, इस प्रस्तावनात्मक ज्ञान के लिए क्या चाहिए? प्लेटो के जमाने से ही फिलोसोफर्स ने पारंपरिक तौर पर ज्ञान के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें बताई हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज है विश्वास। किसी बात को जानने के लिए उस पर विश्वास करना तो पड़ेगा ना। अगर कोई ये मानता ही नहीं कि पृथ्वी गोल है, तो वो ये जान भी नहीं सकता। लेकिन सिर्फ विश्वास कर लेना ही काफी नहीं है, वो विश्वास सच भी होना चाहिए। कोई ये तो मान सकता है कि 2 और 2 मिलकर 5 होते हैं, लेकिन क्योंकि ये सच नहीं है तो ये ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान होने के लिए विश्वास का हकीकत से मेल खाना जरूरी है। और सबसे जरूरी, उस सच्चे विश्वास के पीछे कोई ठोस वजह, कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए। अगर कोई बस तुक्का लगाए और वो सही निकल जाए तो उसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान के लिए तो ठोस तर्क और सबूत की जरूरत होती है। तो बस इन तीनों को मिला दीजिए और बन गई ज्ञान की पारंपरिक परिभाषा, औचित्यपूर्ण सच्चा विश्वास, या जिसे कहते हैं जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ये एक रेसिपी की तरह है। ज्ञान बनाना है तो ये तीनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ज्ञान के लिए विश्वास, सत्य और औचित्य चाहिए। पर सवाल ये है कि ये औचित्य, ये सबूत आता कहाँ से है? और बस यहीं से फिलॉसफी की 2 बड़ी विचारधाराओं के बीच सदियों पुरानी बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ थे बुद्धिवादी, जैसे कि डेकार्ड। उनका कहना था असली ज्ञान तो सिर्फ तर्क और सोचने से आता है। वो मानते थे कि कुछ आइडियाज तो हमारे दिमाग में पैदाइशी होते हैं। दूसरी तरफ थे अनुभववादी, जैसे जॉन लॉक। वो कहते थे नहीं, ज्ञान तो सिर्फ अनुभव से आता है, जो हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। उनके हिसाब से हमारा दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट जैसा होता है और जिंदगी के तजुर्बे उस पर लिखते हैं। तो ज्ञान का सोर्स क्या है, तर्क या अनुभव? ये सदियों पुरानी बहस आज भी जिंदा है, और सबसे ज्यादा ये एक मॉडर्न साइंस में नजर आती है, साइकोलॉजी। एक ऐसा फील्ड जो सीधे सीधे जानने की प्रक्रिया यानी कि हमारे मन का अध्ययन करता है। एक अलग विषय के तौर पर 140 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मनोविज्ञान आज भी अपनी सबसे बुनियादी नींव को लेकर संघर्ष कर रहा है। फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे हार्ड साइंस के मुकाबले मनोविज्ञान को अक्सर कम वैज्ञानिक समझा जाता है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी चुनौतियां इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी जबरदस्त जटिलता का संकेत हों? सोचिए, मनोविज्ञान में मन या चेतना जैसी बेसिक चीजों की भी कोई एक पक्की परिभाषा नहीं है। इसमें इतने सारे सिद्धांत और इतने सारे शब्द हैं कि अक्सर वो आपस में ही टकराते रहते हैं। और कई साइकोलॉजिकल स्टडीज के नतीजों को दोबारा दोहरा पाना भी बहुत मुश्किल होता है, जो किसी भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइकोलॉजी के संस्थापकों में से एक विल्हेल्म वुंट ने एक बहुत जरूरी फर्क बताया था। उन्होंने कहा कि जो नेचुरल साइंसेज हैं वो मध्यस्थ अनुभव को स्टडी करती हैं। मतलब वो अनुभव करने वाले इंसान को हटाकर सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान तात्कालिक अनुभव का अध्ययन करता है, यानी अनुभव करने वाले इंसान के साथ पूरे के पूरे अनुभव का। और आसान भाषा में कहें तो फिजिक्स ये स्टडी करती है कि दुनिया कैसे काम करती है,
जबकि साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि हम उस दुनिया को महसूस कैसे करते हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही गहरा फर्क है, और यही वो चीज़ है जो साइकोलॉजी को इतना अनोखा और इतना मुश्किल बना देती है। और ये हमें मनोविज्ञान की सबसे गहरी चुनौती तक ले आता है, यानी खुद को जानने की सबसे बड़ी पहेली। और यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। सोचिए, मन खुद का ही अध्ययन कर रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई दूरबीन खुद को ही देखने की कोशिश कर रही हो। ये एक ऐसी अनोखी मुश्किल है जो किसी और साइंस के सामने आती ही नहीं। बाकी विज्ञानों में हम देखने वाले को यानी ऑब्जर्वर को उस चीज से अलग कर सकते हैं जिसे देखा जा रहा है, लेकिन मनोविज्ञान में यह मुमकिन ही नहीं है। यहाँ जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है वो एक ही है। इस सब्जेक्टिविटी से बचा नहीं जा सकता। अरे, यही तो स्टडी का असली विषय है। तो इस नजरिए से देखें तो मनोविज्ञान की ये चुनौतियां उसे सॉफ्ट साइंस नहीं बनाती, बल्कि ये दिखाती हैं कि किसी के पर्सनल अनुभव, उसके व्यवहार और बाहरी दुनिया, इन सबको एक साथ समझने की कोशिश करना शायद इसे सभी विज्ञानों में सबसे जटिल और सबसे कठिन काम बनाता है। और ये सवाल हमें घुमाकर वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। जब जानने वाला औजार खुद ही एक रहस्य हो, तो फिर किसी भी चीज को लेकर पूरी तरह निश्चित कैसे हुआ जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों के दिल में बसता है और शायद हमेशा बसता रहेगा।